तो दोस्तों नमस्कार आप सभी को। आइए शुरू करते हैं हमारी पुस्तक ठीक तुम्हारे पीछे का भाग 7, जिसका शीर्षक था अभी अभी से कभी का तक। प्रातः आँख खुली तो नील और सूरज को अपने पलंग की बगल में पाया। अब मेरे पलंग की बगल में स्टूल ना होकर एक बेंच रखी है। दोनों बेंच पर बैठे हैं। सूरज का हाथ नील के कंधे पर है और दोनों दूर गगन की छाँव में देख रहे हैं। यह बिल्कुल मुझे वैसे ही दिख रहे थे जैसे हमारे गांव के फोटोग्राफर ने हमारे माँ बाप की रोमांटिक तस्वीरें खींची थी, ब्लैक एंड वाइट, जिसे हम दूर गगन की छांव वाली तस्वीरें कहते थे। इन तस्वीरों में सभी कहीं दूर कुछ देख रहे होते थे। सूरज, तुम लोग कब आए? जब नील और सूरज दोनों साथ मिलते थे तो मैं सूरज से ही ज्यादा बात करता था। अगर नील से बात करनी भी है तो पहले सूरज नाम लेकर फिर नील से बात करता था। सीधा नील कह देने से मैं पुरानी दुनिया में पहुंच जाता हूँ, जो दुखद है। अब सब बस। हम लोग बहुत देर से आए हुए हैं। तुम सो रहे थे तो सोचा तुम्हें परेशान न करें। संजीदा अभिनेता होने के बतौर सूरज ने अपना वाक्य कह दिया। हम बस जाने ही वाले थे। बतौर चंचला नील ने हल्की हंसी के साथ अपनी बात कही। पर अजीब था, वह दोनों मुझे नहीं देख रहे थे। दोनों दूर गगन की छांव में कहीं देख रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट। तुम दोनों ने शादी कर ली है क्या? कोर्ट मैरिज थी? ज्यादा शोर शराबा नहीं किया? सिर्फ परिवार के लोग थे? सूरज ने सफाई दी। तुम्हारी कमी लग रही थी। मैं तुम्हारे घर गई थी कार्ड देने। पता था वहां ताला लगा होगा, फिर भी गई। दरवाजे से कार्ड भीतर सरका दिया। नील ने बहुत अपनेपन से कहा। पुरानी दुनिया वाले अपनेपन से। मैं ठिठक गया। क्यों? जब तुम्हें पता था मैं यहाँ हूँ, तुम अस्पताल में क्यों नहीं आई? मेरी इच्छा थी कि जब मेरी शादी हो तो मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड तुम्हारे घर तुम्हें देने आऊं। यह कैसी इच्छा है? मैं चौंक गया नील की आंखें देखकर। यह कहते हुए उनमें एक चमक थी, जबकि वह मुझे नहीं देख रही थी। सूरज एक अजीब मुस्कुराहट लिए हुए था। मैं दूसरी तरफ करवट लेना चाह रहा था, पर ले नहीं पाया। कुछ मुझे रोक रहा था। मैंने झटका दिया तो देखा मेरा दाहिने हाथ और दाहिने पांव को पलंग से बांध बांध के रखा हुआ है। मुझे क्यों बांधा हुआ है? मैंने 2-3 बार झटका दिया। नील और सूरज खड़े हो गए। तुम्हारा तुम्हारे दाहिने हिस्से पर वश नहीं है। क्या? नील और भी कुछ कहना चाह रही थी, पर सूरज ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और वह दोनों वापस दूर गगन की छांव में देखने लगे। मुझसे यह सहन नहीं हुआ। मैं चिल्लाने लगा। क्या है यह? क्यों मुझे मेरे दाहिने हिस्से पर वश नहीं है? मुझे डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर! 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 ट्रे वाली नर्स भाग कर आई। इंजेक्शन, गुस्सा, धुंध, दूर गगन की छांव, ब्लैक एंड वाइट। दरवाजे। मैंने पता नहीं कितने घर बदले हैं। पता नहीं कितने लोगों के साथ मैं अलग अलग जगह, अलग अलग परिस्थितियों में रहा हूँ। इन सभी जगहों में मेरा सबसे खूबसूरत संबंध दरवाजों से रहा है। मुझे लगभग हर घर के जिनमें मैं रहा हूँ दरवाजे रोमांच से भर देते हैं। महज एक खटखट पर, जो ही दरवाजों में खटखट होती, मेरे मेरा पूरा शरीर एक रोमांच से भर जाता। कौन होगा उस तरफ? दरवाजा खोलने पर कौन सा आश्चर्य दिखेगा? मेरे भीतर बहुत सारी कहानियां शुरू हो जाती और कहानियों का दायरा बढ़ता ही चला जाता। हर खटकी अलग कहानी, अलग चेहरे। दरवाजा खोलने के ठीक पहले मैं महसूस करता कि मैं सालों से किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कोई और जिसे कभी देखा नहीं, जाना नहीं। कोई जो मेरे दरवाजे की उस तरफ पूरे संसार में कहीं था और अब शायद उसने मुझे ढूंढ लिया है। वह मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। देर रात आँख खुली तो देखा सामने की पूरी दीवार नीली हो चुकी है। आसमानी नीली। पीले बल्ब की रोशनी में नीला रंग बुधा दिख रहा है। तभी मुझे खटखट की आवाज आई। वह औरत अब छत को पोत रही थी।
बिना सीढ़ी के। वह बहुत लंबी दिख रही थी, खासकर उसकी टांगें। मैंने नीचे देखा तो पैर की जगह 2 बाँस के डंडे दिखे। वह स्टिल्ट्स पर खड़ी थी। इस बार उसके एक हाथ में नीला और दूसरे हाथ में सफ़ेद डिब्बा था। कुछ देर वह नीले रंग की कूंची चलाती, फिर सफ़ेद रंग की कूंची से इधर-उधर 2-4 हाथ मार देती। यह सब वह बहुत तेज़ी से किए जा रही थी। सारा करतब एक नृत्य की तरह दिख रहा था। ज़मीन पर बाँस की खट-खट एक तरह का डरावना संगीत पैदा कर रहा था। इन सब में उसके बाल थोड़े बिखर गए थे, पर चेहरा अभी भी मांग से नाक की सीध में दोनों तरफ खिंचा हुआ था। सफ़ेद बादल पूरे आसमान में बिखरने लगे थे। मैं उठ के बैठ गया। मेरे हाथ-पैर नहीं बंधे थे, पर दाहिना हिस्सा थोड़ा शून्य ज़रूर था। मैं उस औरत से बात करना चाह रहा था। सुनो, सुनो तुम कौन हो? उसने मेरी ओर गुस्से से देखा। मैं घबराया हुआ एकटक उसे देख रहा था। वह फिर काम करने में जुट गई। मैं अपने पलंग के कोने तक खिसक आया। थोड़ा आगे बढ़कर बोला, सुनो, सुनो। इस बार उसने मुझे देखा नहीं, बल्कि सफ़ेद रंग की कूंची से मेरे हाथ पर एक वार कर दिया। मैं घबराकर अपने पलंग पर दुबक गया। चादर सिर के ऊपर चढ़ा ली। कुछ देर मुझे बाँस की ठक-ठक की आवाज़ आई, फिर उस आवाज़ में ट्रे वाली नर्स की ट्रे की आवाज़ जबरन घुसने लगी। ट्रे के वार धम्म से किसी के ऊप किसी के बहुत ऊपर से गिरना, खड़-खड़, पट-पट, धम-धम, फिर सब कुछ शांत। मैंने अपने मुँह से चादर हटाई। कमरे में कोई नहीं था। सारे मरीज़ कुछ भी नहीं हुआ वाले अभिनय में व्यस्त सो रहे थे। ऊँची से वार का एक सफ़ेद धब्बा मेरे हाथ में दिखा। मैंने उसे मिटाने की कोशिश की। वह मिटने वह मिटा नहीं। मैं उसे ज़ोर-ज़ोर से रगड़ने लगा। वह सफ़ेद धब्बा हल्का गुलाबी हो गया, पर मिटा नहीं। मैंने छत की तरफ देखा। वह मुझे बादल नहीं, बल्कि नीले आसमान में बहुत बड़ा हंस दिखाई दिया। मेरा एक दोस्त हंसा था, जो अस्पताल सिर्फ़ एक ही बार आया था, जिसमें ना करने का गुण नदारद था। वह हमेशा हर बात का जवाब हाँ से देता और फँस जाता। पछताना उसका मुख्य धर्म था। उसकी आँखों के नीचे गहरे काले दाग पड़ चुके थे। मुझे कभी-कभी लगता था कि वह काजल लगाता था, पर चूँकि उसे काजल लगाना नहीं आता था, इसलिए काजल फैल जाता होगा, पर ऐसा नहीं था। गहरे काले दाग की वजह से उसकी आँखें कभी सुंदर, कभी डरावनी लगती थीं। उसने एक बार मुझसे कहा था कि जब से वह पैदा हुआ है, तब से वह व्यस्त है। उसने कभी किसी भी काम के लिए किसी को भी मना नहीं किया, सो वह दूसरों के काम करने में हमेशा व्यस्त रहता था। जो लोग उसे जानते थे, वह उससे अपना काम करने को नहीं कहते थे। वह उसके बदले एक ज़रूरी काम की पर्ची उसके जेब में डाल देते थे, जिसे वह समय रहते पूरा करता चलता था। उसके पास एक जेब की कई सारी शर्ट थी, जो 2 जेब वाली शर्ट पहनने से वह घबराता था। मैंने उससे एक बार कहा था कि तुम बिना जेब की शर्ट पहना करो, तो उसने कहा कि काम की पर्चियाँ वह हाथ में नहीं रखना चाहता है। काम की पर्चियाँ पैंट की जेब में मुड़ जाती हैं। फिर क्या काम करना है, ठीक से समझ नहीं आता। वह अपने घर के कामों की भी पर्चियाँ बनाकर जेब में रख लेता। अपने काम भी वह बाकी ज़रूरी कामों की तरह करता समय रहते हैं। इन पर्चियों के बीच उसका एक खेल भी था। एक दिन उसने मुझसे कहा था कि वह कई बार कोरी पर्चियाँ अपनी जेब में किसी महत्वपूर्ण काम की तरह रख लेता है। जब वह कोई महत्वपूर्ण काम के लिए कोई कोरी पर्ची निकालता तो खुश हो जाता है। वह उस महत्वपूर्ण काम के समय कुछ भी नहीं करना चाहता, और उसे यह बहुत अच्छा लगता था। काम के वक़्त काम नहीं करने की आज़ादी बहुत बड़ी आज़ादी थी। तो ये था आज हमारा भाग 7। कल मिलते हैं भाग 8 के लिए। और अभी-अभी मेरे चैनल पे 2 सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, तो उनको दिल से धन्यवाद। ऐसे ही बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिए। धन्यवाद।